हाँ, मीनवाइल द ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन अगर आपको कुछ पूछना होगा आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो मुझे, और जो भी पीडीएफ चाहिए आप मुझे इस चैनल पे कांटेक्ट कर लेना। इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको मिल जाएगी। ये हमारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको ये मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस पोएम के ओवरव्यू को जानेंगे कि आखिर इसमें है क्या, क्यों हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। देखो, जब भी कोई टॉपिक को पढ़ने जाते हैं तो उसका शॉर्ट ओवरव्यू बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम शॉर्ट ओवरव्यू को नहीं समझेंगे वो हमें नहीं आएगी आगे की जो थीम है या फिर जो पोएम या स्टोरी है उसमें क्या क्या डिस्कशन होने वाली है, ये सारी चीज़ें हमें पसंद नहीं आएगी, मीन्स समझ में नहीं आएगा, या फिर हो सकता है समझने में देरी हो। तो उससे पहले और कोई परेशानी हो, इससे अच्छा है कि पहले हम इसका ओवरव्यू देख लें ताकि हमें पता रहे कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट। कम ऑन, रिस्पॉन्ड टू मी। देखो, ये पोएम द वॉइस ऑफ द रेन कंपोज किया गया वाल्ट वाइटमैन के द्वारा, जो कि फादर ऑफ अमेरिकन मॉडर्न पोइट्री कहे जाते हैं। उनकी पोएम्स जो है फ्री वर्स पोएम्स के रूप में जानी जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा था उन्हें। हम और उसी पोएम का यहाँ पे हम ओवरव्यू ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि द पोएट डिस्क्राइब्स अ डायलॉग ही हैड विद द रेन ड्रॉप्स एज दे फेल। He addressed the rain in the poem, asking as and who are thou। ये जो सेंटेंस देख रहे हो आप, ये द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम है। इस पोएम में आपको ये बताया गया है कि ये जो पोएम है इसकी शुरुआत ही होती है एक हल्की फुल्की शावर से, रेनफॉल से, रेन ड्रॉप से। इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस पोएम द पोएट ट्राई टू नो एंड ही आस्क्ड अ क्वेश्चन कि हु आर यू विद द टू द रेन ड्रॉप्स एंड रेनफॉल। वो यही पूछते हैं। इस पोएम में आप देखोगे तो इट इज जस्ट लाइक अ डायलॉग बिटवीन द रेन ड्रॉप्स एंड द पोएट, जिसमें रेन ड्रॉप यानी कि रेनफॉल से हमारे पोएट है बात कर रहे होते हैं और ये रेनफॉल उन्हें रिस्पॉन्स कर रही होती है। ये डायलॉग है दोनों के बीच का। ऐसा ही एक आपने देखा होगा मेघदूतम, हमारे हिंदी कवि कालिदास के द्वारा कंपोज किया गया वो एक एपिक है जिसको आप देख सकते हैं। उसमें भी सेम चीज़ है कि कालिदास जो है रेनफॉल पे अपनी कुछ लिखते हैं और जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाता है। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली फेस टू फेस डायलॉग है दोनों के बीच में, फेस टू फेस कन्वर्सेशन है। और इस कन्वर्सेशन को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और इस कन्वर्सेशन का स्टार्ट ही होता है क्वेश्चन से, जो कि यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन का स्टार्ट ही होता है इसका कि एंड हु आर दाउ। इसका मतलब होता है कि पोएट यहाँ जानना चाहते हैं कि उसे किसने बनाया है। ठीक है, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पूछें और साइलेंट रह गए। पूछने के बाद इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि रेनफॉल से रिस्पॉन्स भी आता है। आगे चल के रेनफॉल जो है अपने आप को डिस्क्राइब करती है, वो बताती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। अपना डिस्क्रिप्शन देती है किस तरह से, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ये उसका इंट्रोडक्शन है। मीन्स मैं जो हूँ अर्थ की पोएम हूँ। बट ये जो साउंड, ये जो आंसर मिला उनको, वो रेनफॉल अपने लैंग्वेज में दिया, जिसे हमें हमारे लिए इस पोएम में वाल्ट वाइटमैन ने ट्रांसलेट करके दिखाया इन इंग्लिश। हालांकि ये सारी चीज़ें जब हम लाइन को कम एक्सप्लेन करेंगे, लाइन बाय लाइन इस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे, उस समय भी देखेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं इसके एक्सप्लेन डिस्कशन करते हैं इन सारी चीज़ों को, यानी कि ओवरव्यू, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें आने वाली है और पोएट्स के बारे में। ओके, फर्दरमोर द रेन डिस्क्राइब्स हाउ वाटर evaporates from the land and the water bodies and floats upward in the heaven and changes into the cloud. There it condenses it and makes the raindrops. Then after that it again comes to the earth. I mean to say कि आप लोगों ने अपने क्लासेस में EBS जब पढ़ा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल।
हर किसी ने वाटर साइकिल पढ़ा होगा और आपकी यही वाटर साइकिल जो है इसमें एक्सप्लेन किया गया है। मीन जब पोएम अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, सॉरी रेनफॉल, कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, देन इट ऑल्सो सेज दैट कि किस तरह से सरफेस पे जो वाटर होती है वाटर बॉडीज में या फिर अदर किसी बे से ये सारे के सारे रेनफॉल जो है सॉरी वाटर जो है इवेपोरेट करके किस तरह से एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वहाँ पे जाके कलेक्ट होकर रेनी क्लाउड बनाते हैं, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर से वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट से रेनफॉल में चेंज होते हैं और किस तरह से वापस फिर से उन्हीं वाटर बॉडीज तक आते हैं। इट मीन्स डैट कि वापस ये अर्थ पे आते हैं। अंडरस्टूड? In this poem, you will learn that how the rainfall enables the seed to germinate, and how the rainfall helps the plants to blossom, means to bear flowers into it. You will also learn that in this poem, the rainfall helps, means makes the earth green, and it also clears the dust from the earth. And after that you will see that what is the relationship between the song and poem and to the rainfall. मीन्स आप एट द एंड ऑफ द पोएम देखोगे कि किस तरह से सॉन्ग और पोएम का कंपैरिजन इस रेनफॉल से किया गया। मीन्स इसमें लास्ट में बताया गया है कि जिस तरह से, गुड इवनिंग मिस्टर चैम्प, जिस तरह से पोएम और सॉन्ग हम लोगों को प्लेजर देती है, हैप्पीनेस देती है, ठीक उसी तरह से ये रेनफॉल जो है अर्थ को प्लेजर देती है, अर्थ को हैप्पीनेस देती है, मीन्स अर्थ को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले, ये है थीम ऑफ द पोएम। ओके आदर्श, अंडरस्टूड? आई होप कि ये थीम आपको समझ में आ गया होगा, ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। इफ इट इज क्लियर देन टेल मी। देखो यही है वो वाटर साइकिल जिसके बारे में बात कर रहा था। आप इसमें देखोगे कि किस तरह से वो वाटर जो है इवेपोरेट कर रही है। ये देखो आप किस तरह से इवेपोरेट करके एटमॉस्फेयर में जा रही है, सन से सनलाइट आती है और ये वाटर्स को इवेपोरेट करते हैं और इवेपोरेशन के बाद ये रेनी क्लाउड बना रहे हैं यहाँ पे। ये देखो ये है रेनी क्लाउड। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद क्या बन गया, रेन। रेनी क्लाउड से रेन बना और रेन बनने के बाद वापस से ये अर्थ पे आ गया। प्रेसिपिटेशन मींस ये रेनफॉल है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाटर साइकिल समझ में आ गया हो। वाटर साइकिल में यही होता है कि सोर्स ऑफ वाटर से, यानी कि वाटर बॉडीज से वाटर इवेपोरेट करते हैं, स्काई में जाते हैं, मीन्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं। वहां पे जाने के बाद ये रेनी क्लाउड बनाते हैं, रेनी क्लाउड के बाद इनका कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होने के बाद फिर रेनी ड्रॉपलेट बनते हैं एंड देन इट कम्स टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, और वापस से फिर से ये इन बड़ी वाटर बॉडीज में आ जाते हैं। इस तरह से वाटर का कलेक्शन होता है और वाटर साइकिल चलते रहता है। प्रेसिपिटेशन मीन्स होता है रेनफॉल। ओके रितु, अंडरस्टूड? चलिए, काजल मैडम आ गई। हेलो काजल। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये हमारे पोएट, जिनको कि बहुत ही अच्छी उपाधि दी गई है। इनको कहा गया है
फादर ऑफ द मॉडर्न अमेरिकन पोइट्री। मॉडर्न अमेरिकन पोइट्री का मतलब है कि पहले जो, यस आयाना, वेलकम टू माई क्लास एंड यू ऑल आर वेलकम्ड, आई एम फाइन। ओके ओके रितु, तो आप बता रही थी, मैंने देखा नहीं। हाँ, आप लोग सभी लोग को मालूम है मैं ठीक हूँ, तभी तो क्लास ले रहा हूँ। चलो अब थोड़ा सा फोकस करते हैं, ओके। थोड़ा टाइम पे आया करो, बहुत देर से आते हो आप लोग। आगे देखें। ये देखिए, इनको फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन पोइट्री क्यों कहा गया। पहले क्या होता था कि पोइट्री जो लिखी जाती थी उसमें बहुत सारे मीटर्स होते थे, बहुत सारे सिस्टम होते थे इसको, जिसको फॉलो किया जाता था। जैसे राइमिंग स्कीम होगा, मीटर होगा, फिर इसमें लिटरेरी डिवाइसेस होंगे, इन सारी चीज़ें, एक पैटर्न होगा, स्पेसिफिक पैटर्न होता था। बट इन्होंने जब पोएम बनाना शुरू किया तो ये फ्री वर्स पोएम बनाने लगे, जिसमें राइमिंग स्कीम होता ही नहीं था। तो एक ऐसी पोएम जिसमें राइमिंग स्कीम ना हो उसको फ्री वर्स पोएम कहा जाता है, और इसी को मॉडर्न पोइट्री कहा गया। इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न पोइट्री, मॉडर्न अमेरिकन पोइट्री कहा जाता है। ये एक अमेरिकन पोएट थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अरे यार, इतने काजू किशमिश मत खाया करो। वॉल्टर व्हाइटमैन जूनियर was an American poet. ध्यान देना, he was an American poet, writer and journalist also. Means he is the person who is multi-talented, versatile person. ये सबसे पहली चीजें आप इतना जान लो, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही काफी है आपके लिए, ओके। पहले सबसे पहला क्या है कि वॉल्टर व्हाइटमैन एक अमेरिकन पोएट है, इसके साथ साथ ये राइटर और जर्नलिस्ट भी है। इनका जन्म मई 31 में हुआ था 1819 में, और इनका डेथ मार्च 26 को 1892 में, ओके। और इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, अमेरिकाज ग्रेटेस्ट पोएट कहा जाता है, वन ऑफ द अमेरिकाज ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ऑल टाइम। Whiteman, who is frequently referred to as the father of free verse। देखो यहाँ पे एक और चीज, इनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा गया है। क्या चीजें हैं, इनको फादर ऑफ फ्री वर्स कहा गया है। इंक्लूडेड बोथ ट्रांसडेंटलिज्म एंड रियलिज्म इन हिज पोएम। मीन्स इन्होंने जो अपनी पोएम्स लिखी उसमें उसको फ्री वर्स तो बनाया ही, साथ ही साथ उसको इमेजिनरी और रियलिस्टिक चीजें, ये सारी चीजें इन्होंने उसमें इन्वॉल्व किया, इसलिए यहाँ पे ट्रांसडेंटलिज्म एंड रियलिज्म कहा गया है। अपने समय में यानी कि इन हिज डे हिज राइटिंग जनरेटेड अ कंट्रोवर्सी, स्पेशली हिज 1855 पोइट्री लीव्स ऑफ ग्रास। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल पोइट्री रहा इनका, सबसे ज्यादा इनकी लाइफ की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पोइट्री रहा। क्या हुआ काजल? चलो ये समझ में आया। इनकी जो पोइट्री है 1855 वाली लीव्स ऑफ द ग्रास सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पोइट्री रही है। पूरी लाइफ ये बंदा अपनी इस पोइट्री में मॉडिफिकेशन करता रहा, और अल्टीमेटली इसने 9 टाइम्स इसमें मॉडिफिकेशन किया, ओके, जिसके वजह से ये फिल्दी हो गया। इसने अपनी जो इंटरेस्ट होती है, इनकी इस पोएम की जो एसेंस है वो लूज करने लगी। जैसा होता है ना कि हम एक ही चीज को बार बार उसको तोड़ मरोड़ के इधर उधर ऐसे वैसे इस अरेंजमेंट हमेशा करते रहें, तो उसकी जो ओरिजिनल चीजें होती है, मीन्स ओरिजिनल इसेंस होती है, इमोशन एंड फीलिंग्स होती है, वो खत्म हो जाती है। वैसा ही ये हुआ था इसके साथ। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन इन्होंने किया था, जिसकी वजह से ऐसा हो गया था, फिल्दी हो गया था।
ये थे वॉल्टर व्हाइटमैन, कंपोजर ऑफ दैट पोएम and the father of modern American poetry and free verse also. I hope you have understood it. Let's go forward. Tell me. Okay, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं समरी ऑफ दिस पोएम। इस पोएम में है क्या? सबसे पहले चीजें इस पोएम में हमें मिलेंगी क्या, वो है कि पोएम स्टार्ट होती है विद द इंक्वायरी ऑफ दैट नरेटर, मीन्स हमारे पोएट। द पोएट इंक्वायर्स अबाउट द लाइट रेन शावर एट द स्टार्ट ऑफ द पोएम। To the poet's great astonishment, the rain responds to his inquiry, which the poet then translates for his audience. And then the rain informs the poet that she is the earth's poem in its own voice. The rain is trying to convey the idea that just as musical or poetry brings happiness to the poem, the rain brings joy to the mother earth, or happiness to the earth. Okay, good evening नेहा। हेलो सिद्धू। देखो क्या कहा गया है कि पोएम जो है स्टार्ट होती है विद द इंक्वायरी ऑफ द पोएट। इन द अर्ली स्टार्ट ऑफ द पोएम पोएट इंक्वायर्स टू द रेनफॉल, जो कि लाइट शावर होती है, लाइट रेनफॉल होती है, हल्की फुल्की रेनफॉल हो रही है तो उससे। और आश्चर्य की बात यह है कि जब उन्होंने क्वेश्चन किया इससे कि तुम कौन हो, देन रेनफॉल से रिस्पॉन्स भी आता है, रेनफॉल बताती है कि आई एम द अर्थ पोएम। बट रेनफॉल ने जो रिस्पॉन्स किया था वो उसके अपनी पर्सनल वॉइस में थी, जो हम लोगों के यानी कि इस पोइट्री में पोएट ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाया है अपने रीडर्स के लिए। यहाँ पे ये भी चीज आप देख सकते हो कि जिस तरह से पोइट्री और सॉन्ग्स जो है ह्यूमन बीइंग को या फिर हम लोगों को हैप्पीनेस देती है, ठीक उसी तरह से ये रेनफॉल जो है ये अर्थ को हैप्पीनेस देती है और जॉय देती है। यस फिजिक्स वाले, वेलकम टू योर क्लास। गुड इवनिंग। ओके नेहा, इट्स ओके, बट यू आर वेरी लेट। Let's forward. In the next stanza, the poet talks about the endless process of the evaporation that happens to our earth. You must have learnt it into your EVS book in class 5 or 6. जैसे evaporation अभी मैंने दिखाया था ना वाटर साइकिल, उस वाटर साइकिल की बात की जाती है इसमें। ये जो है वाटर साइकिल, इस वाटर साइकिल की बात की जाती है नेक्स्ट पोएम में, नेक्स्ट स्टैंजा में। इसमें क्या होता है कि बच्चे ये देखते हैं, मीन्स आपको ये बताया जाता है कि रेनफॉल हमें बताती है कि कैसे इवेपोरेशन एक लिमिटलेस मीन्स एंडलेस प्रोसेस है जो अर्थ पे चलती रहती है, जिससे अर्थ को ये हैप्पीनेस देती है, पूरी की पूरी अर्थ को अच्छा बनाता है ये चीजें। इस स्टैंजा में वही अभी वाटर साइकिल हम लोग देखेंगे कि कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट द रेन इज एन एंडलेस प्रोसेस दैट expresses itself in many ways depending on the season. It originates from the surface of the earth and then the deep sea as a magical water vapor rising to the sky in the form of hazy clouds. इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें तो यहाँ पे पोएट हमें ये बताते हैं कि ये रेनफॉल जो है एक एंडलेस प्रोसेस है जो हमारी अर्थ सरफेस से स्टार्ट होती है और यहाँ से ये फ्लो करते हुए, यस नेहा 5 मिनट लेट्स। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हमारी अर्थ सरफेस से स्टार्ट होती है, मीन्स अर्थ सरफेस पे वाटर बॉडीज होते हैं ना, सी, ओशन, लेक, कैनाल, पॉन्ड एक्सेट्रा, इन सभी जगह से हीट और वार्मथ लेने के बाद ये वाटर क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं एंड इवेपोरेट करके इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसको मैजिकल वाटर वेपर यहाँ पे बताया गया है,
ये मैजिकल वाटर वेपर, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। राइजिंग इन द स्काई का मतलब कि एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, वहां जाके ये रेनी क्लाउड बनाते हैं। आफ्टर दैट रेनी क्लाउड बनाने के बाद ये छोटे छोटे क्लाउड्स एक साथ ज्वाइन होते हैं, बिग बड़े क्लाउड, एक लार्ज और एनॉर्मस क्लाउड का निर्माण करते हैं। उसके बाद एक परफेक्ट हाइट पे पहुंचने के बाद वहां पे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है इसका। एंड जब इनका कंडेंसेशन होता है तो ये वाटर वेपर जो है वो चेंज होके रेनफॉल में आ जाता है। लेकिन इस दौरान एक चीज आपको ये कहा गया है, आपने ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ा होगा, जिसमें आपको मिला होगा कि आपने देखा होगा कि फिजिकल चेंज जो होती है वो सिर्फ साइज और शेप में चेंज करती है, फॉर्म्स चेंज करती है, बट उनकी जो ओरिजिनल पार्टिकल्स होते हैं, ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये चेंज नहीं होती है। तो इन द सेम वे हेयर वाटर जो है वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रहा है, फिर वहां पे जाके ये अपना फॉर्म चेंज कर सकता है, चाहे जो भी शेप बना ले। इसका जो ओरिजिनल पार्टिकल है, जो इसका मॉलिक्यूल है, वो कभी चेंज नहीं होता है। वही यहाँ पे बताया गया आपको, सिंस क्लाउड्स एंड वाटर बोथ कंटेन्स वाटर, दोनों में क्या होता है, एक ही एलिमेंट होता है, दोनों का एक ही क्या है, इसका कंपोजिशन है वाटर। दैट्स वाई ये अपना शेप तो चेंज कर लेंगे, बट इनका जो मॉलिक्यूल है वो चेंज नहीं होता है, एंड दे कैन चेंज इनटू वन अनदर। दैट्स वाई ये कभी वाटर से वाटर वेपर, वाटर वेपर से रेनी क्लाउड, रेनी क्लाउड से फिर रेनफॉल, इस तरह से चेंज करते रहेंगे, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूल है, इनका जो पार्टिकल है वो सेम है, वो वाटर ही रहता है। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज भी आपको देखने को मिलता है इस पोएम में। एंड द टर्म्स इम्पैलेबल, ये वर्ड जो है इम्पैलेबल एंड द इटर्नल सजेस्ट दैट नेचर इज नॉट टोटली अंडरस्टूड एंड some aspect of it will always be out of our grasp, means it remains hidden। मीन्स आपको ये भी कहने की और बताने की कोशिश की गई है, आपको ये भी बताया गया है कि बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना होते हैं जिसको हम ना तो कंप्लीटली समझ सकते हैं और ना ही कंप्लीटली उसको हम क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसको पकड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नेचुरल फिनोमेना होते हैं जो कि हमारे पकड़ से बाहर होते हैं। इज इट क्लियर? जो हमसे हिडन होते हैं, जिनको हम पता नहीं कर सकते, ये सेकेंड स्टैंजा में आपको बताया गया है। ओके, next after that you will learn the raindrops fall to the earth from the above, washing away the layer of dust and dryness that cover it। अब क्या होता है, आप समर सीजन को इमेजिन करो कि समर सीजन में इम्पैलेबल का मतलब होता है हिडन, जिसे हम ढूंढ नहीं सकते, जो हमें दिखता नहीं लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, ऐसे चीजों को हम इम्पैलेबल बोलते हैं, जिसको हम समझ ना सकें। आप ये समझ लो सीधा, इट्स ओके, तो आपके समझ से बाहर है, दैट इज कॉल्ड इम्पैलेबल। हाँ, तो अब देखिए, आप इमेजिन करो समर का, समर सीजन में आप देखते हो कि अर्थ की सरफेस क्या होती है, कंप्लीटली ड्राई होती है, चारों तरफ डस्ट होते हैं, और बहुत सारे हमारे फील्ड्स होते हैं, मीन्स खेत खलियान ये सब जो होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं रेनफॉल का, कि रेनफॉल होगा तब हम उसमें फसल लगाएंगे। उसी चीज को बता रहा है कि रेनफॉल, रेन ड्रॉप्स फॉल टू द अर्थ फ्रॉम द स्काई and it washes away the layer of dust and it also removes the dryness of the earth and it quenches, quench means प्यास बुझाना, quench means होगा प्यास बुझाना। It quenches the dry lifeless earth, quenches the earth thirst and revives everything that is decaying and lifeless। मीन्स आपको ये बताया गया कि रेनफॉल जो है जब अर्थ सरफेस पे पहुंचती है तो सबसे पहला अर्थ की जो प्यास है ये तो बुझाती ही है, साथ ही साथ जो भी चीजें लाइफलेस परी होती है अर्थ पे, उन सब में जान डालती है। रिवाइव करना मतलब जान डालना। showers also makes the earth clean and green, removing the dust particle। Additionally, the rain encourages the sprouting of seed that were dormant because of the dry spell।
अब एक और मैजिकल चीज आपको देखने को मिलेगा कि रेनफॉल होने से पहले जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट नहीं करते हैं। जैसे ही रेनफॉल होती है सॉइल को मॉइस्चर मिलता है, सॉइल से वो मॉइस्चर सीड में जाती है एंड आफ्टर दैट द सीड स्टार्ट्स स्प्राउटिंग एंड जर्मिनेटिंग। वो चीज भी यहाँ पे बताया गया। एंड देन द रेन कंट्रीब्यूट्स टू द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग द अर्थ by supplying water to the dormant seed and hence enhancing its beauty and lustriousness। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ये प्रोसेस जो है रेनफॉल की एंड नहीं होती है। सीड्स को जर्मिनेट कराना, फिर उसको ग्रो कराना, फिर ब्यूटीफुल ग्रीन अर्थ सरफेस को मेंटेन करना, दिस इज द वर्क ऑफ द रेनफॉल। एंड बाय दिस डूइंग दिस द रेनफॉल ऑल्सो मेक्स द अर्थ हैप्पी एंड गिव प्लेजर टू इट। मीन्स आप लोग कभी अमेज़न फॉरेस्ट और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो कि इक्वेटर के आसपास है उसके बारे में पढ़ा होगा। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि इक्वेटर के आसपास इतनी सारी हॉटनेस होती है, फिर भी वो क्या होते हैं, वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं बिकॉज देयर आर इनफ हीट, सनरेज एंड इनफ रेनफॉल ऑल्सो। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, इसी वजह से एवरग्रीन होते हैं और ये ग्रीनरी आपको प्लीज करती है, आपको हैप्पीनेस देती है। सेम चीज यहाँ पे बताया गया, उन्हीं चीजों को बताया गया यहाँ पे। Rain contributes to the increasing the beauty of the earth since without water everything becomes lifeless and dust gathers everywhere। अब क्या है, रेनफॉल के आने से पहले अर्थ के चारों तरफ डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं और अर्थ सरफेस पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है ड्राई एंड लाइफलेस दिख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही अर्थ सरफेस पे रेनफॉल आती है, रेन ड्रॉप आती है, क्या होता है कि अर्थ को, ये तो सबसे पहले अर्थ की थर्स्ट को बुझाते हैं, सबको रिवाइव करते हैं, सीड्स को स्प्राउट कराते हैं, जर्मिनेट कराते हैं और इस तरह से ये अर्थ जो है फिर से ब्यूटीफुल हो जाती है। नेक्स्ट इन द लास्ट स्टैंजा, यस मिस रुचि, यू आर वेरी लेट। Okay, take a look here. The poet's own comment and reflection on the answer the rain provided are contained in the final stanza and final two line। अब यहाँ पे कंटेंट होने की बात कर रहा है। It means satisfaction। Okay, ये कंटेंट का मतलब। फाइनल टू लाइन में आपको दिखेगा कि किस तरह से पोएम जो है उस क्वेश्चन जो वो पूछते हैं, जो आंसर उनको मिलता है उससे सेटिस्फाई होते हैं। द पोएट्स क्लेम दैट द सॉन्ग्स लाइफ एंड द लाइफ ऑफ द रेन आर आइडेंटिकल। ये कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस पोएम को पढ़ोगे तो आगे आपको दिखेगा कि किस तरह से ये सॉन्ग्स लाइफ एंड द रेन, लाइफ ऑफ द रेन, दोनों के दोनों एक जैसे हैं। मीन्स यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है सॉन्ग और रेन में। कहा गया कि जिस तरह से सॉन्ग्स और पोइट्रीज जो है ये रीडर्स को हैप्पीनेस देते हैं, उनको सूद करते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं, ठीक उसी तरह ये रेन जो है ये भी अर्थ को रिलैक्स कराती है, उसको हैप्पीनेस देती है ना, सूद करती है, हील करती है। एंड जो भी इस पे डोरमेंट पड़े हुए होते हैं, जो भी लाइफलेस ऑर्गेनिज्म हो रहे होते हैं, उन सब में फिर से जान भर देती है और अर्थ को खूबसूरत बनाती है। The rain is also cleaned by frequent evaporation and condensation। मीन्स यहाँ पे आपको कहा गया कि जिस तरह से सॉन्ग्स एंड पोएम्स प्योर होते हैं, जो उसके क्रिएटर कंपोजर के हार्ट से निकलते, उसके फीलिंग से आते हैं, ठीक उसी तरह ये रेन भी प्योर होते हैं क्योंकि बार बार इनका इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन होते रहता है। दैट्स व्हाई ये रेन जो है प्योर होती है। जिस तरह से ये सॉन्ग और पोएम कंपोजर के इनर फीलिंग से आती है, ठीक उसी तरह से रेनफॉल जो है ये भी
इनर फीलिंग्स आती है, अर्थ की इनर फीलिंग बात की गई है। बोथ हैव रिदम एंड द पावर टू डिलाइट, द पोएट दस कंपेयर्स रेन टू म्यूजिक। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, ये याद रखना कि व्हाई द पोएट कंपोज द रेन विद द पोएम। तो आप ये आंसर बनाओगे कि दोनों जो हैं, एक मीन्स जिस तरह से पोएम और सॉन्ग्स जो है अपने लिसनर्स को हैप्पीनेस करता है, सूद करता है, रिलैक्स करता है, ठीक उसी तरह ये रेन जो है अर्थ को रिलैक्स करती है, हैप्पीनेस देती है, और दोनों में रिदम होता है, दोनों में पावर है डिलाइट करने का। दैट्स वाई पोएट ने यहाँ पे एक कंपैरिजन किया है रेनफॉल और म्यूजिक के बीच में। इज इट ओके? दे बोथ मेक लाइफ एक्साइटिंग एंड ब्यूटीफुल ऑल्सो।